आइए बच्चों, क्लास 10th बोर्ड एग्ज़ाम 2026 का प्रश्न पत्र सॉल्व कर रहा हूँ बच्चों। उत्तराखंड बोर्ड, तो इस समय जो बोर्ड के पेपर हुए उसका पेपर सॉल्व कर रहा हूँ मैथमेटिक्स का। तो जिन बच्चों ने पेपर दे दिया है वो जो वीडियो मैं आगे भेजूँगा आप लोगों के लिए, अपने पेपर को आप देख लीजिएगा कि किस रूप में प्रश्नों को हल करना था। और जो अगले साल 10th में जिन बच्चों के 2027 में बोर्ड के पेपर होने हैं उनके लिए भी एक रास्ता मिलेगा कि बोर्ड का पेपर कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो आइए मैं, देखो बच्चों, जो क्वेश्चन नंबर 1 होता है उसके 10 पार्ट्स हैं और कैसा होता है वो बहुविकल्पी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो यहाँ आपको 4 ऑप्शंस दे रहेंगे, 4 विकल्प दे रहेंगे, उनमें से एक विकल्प सही होगा, उसका आपने कॉपी में अपनी लिख देना है। तो प्रश्न है कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2880 है, उनका मौसौपो 12 है, तो उनका लौसौपो क्या होगा। दो संख्याएं हैं, उनका गुणनफल दे रखा है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नंबर्स ये दिया हुआ है, और आपको मौसौपो दिया हुआ है, HCF हाइस्ट कॉमन फैक्टर ये दिया हुआ है। तो लौसौपो ज्ञात करना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल लघुत्तम समापवर्त। ठीक है, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला पे आधारित है, आप जानते हैं। यहाँ पर मैं कैलकुलेशन कर लेता हूँ कि मौसौपो इंटू लॉसौपो, पहले मैं सूत्र लिख रहा हूँ। ठीक है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या भी लिख सकता हूँ, या दोनों संख्याओं का गुणनफल भी लिख सकता हूँ। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, या यहाँ पर गुणनफल दिया हुआ है तो संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल, मल्टीप्लिकेशन ऑफ दीज टू नंबर्स, इन दो संख्याओं का गुणनफल, ये सूत्र है। मौसौपो आपको कितना दिया है, 12 है, 12 इंटू लॉसौपो बराबर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन है 2880, यह है स्टैंड। तो लॉसौपो कैसे निकालेंगे, लॉसौपो हो जाएगा 2880 बाई 12, 12 इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा और 12 से डिवाइड करिए 2440। तो लॉसौपो कितना है, 240 आया। ठीक है, तो कौन सा आंसर सही है, सेकंड वन। तो इस टाइप की कैलकुलेशन कॉपी में नहीं करनी है, ये आप रफ में करके यहाँ पर तो सीधे आंसर लिखना है। ये वाला सही आंसर है, सही विकल्प है। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ। तो किस रूप में आंसर लिखना चाहिए वो भी आपको जानना चाहिए। आप लिखेंगे विकल्प सेकंड, और सेकंड में क्या है, 240 सही उत्तर है। बस इतना लिख देना है। आए समझ में। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 का खौ देखिए डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 1 का खौ देखिए, 3 घात का बहुपद रखता है। आपने द्विघात पढ़ी हुई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, यहाँ 3 घात पूछ रहा है, 3 घात का बहुपद रखता है, केवल एक शून्यांक, ठीक 3 शून्यांक, अधिकतम 3 शून्यांक, 3 से ज्यादा शून्यांक। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द्विघात बहुपद, उसके कितने शून्यांक होते हैं, 2। द्विघात बहुपद के 2 शून्यांक होते हैं।
तो ऐसे ही 3 घात का बहुपद के कितने शून्यांक होंगे? 3 शून्यांक होंगे, ठीक 3 शून्यांक। ये तो 3 घात का कोई बहुपद है, उसके कितने शून्यांक होंगे? 3। अर्थात कि 3 ऐसे मान आएंगे जिसमें बहुपद शून्य होगा, बहुपद का मान शून्य आएगा। ठीक है, तो इसका उत्तर है ठीक 3 शून्यांक। तो मैं लिख लेता हूं, उत्तर कैसे लिखेंगे? विकल्प सेकेंड, क्या है विकल्प सेकेंड? ठीक 3 शून्यांक, ठीक 3 शून्यांक सही उत्तर है। ठीक है, इस रूप में डियर स्टूडेंट ये आंसर लिखना है, ठीक 3 शून्यांक ये सही उत्तर है। ठीक हो गया। अब चलिए नेक्स्ट इसका गौ वाला जो पार्ट है उसको मैं देख लेता हूं। डियर स्टूडेंट, गौ वाला जो पार्ट है उसको देखते हैं। गौ वाले में क्या है? यदि निकाय समीकरण 2x + 3y = 5 और 4x + ky = 10 के अपरिमित रूप से अनेक हल हो तो k का मान क्या होगा? ठीक है, तो इसके लिए कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। थोड़ा जगह बना लेता हूँ। पेपर में आपको क्या करना था कि कॉपी का कोई भी लेफ्ट हैंड पे ले लीजिए, कॉपी का कोई भी बाएं पे लेकर के उसको वहाँ सॉल्व करना था। यहाँ केवल आंसर लिखने हैं। ठीक है, तो चलिए अब मैं ये दोनों हटा देता हूँ और इसके लिए जगह बना देता हूँ। आप देखिए, देखिए स्टूडेंट, किस रूप में ये क्वेश्चन करना है, क्या इसका उत्तर होना चाहिए था, क्या आपने बोर्ड परीक्षा में लिखा है। 1 मार्क्स के लिए, ठीक है, प्रत्येक पार्ट जो है 1 मार्क्स का है, 1 मार्क्स के हैं, प्रत्येक पार्ट 1 अंक का है। तो अब आप देखो, ये कह रहे हैं दो इक्वेशंस आपके पास दी थी, 2x + 3y = है 5, ठीक है, और दूसरी है 4x + ky = 10। इन दो समीकरणों के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हैं। इन दो समीकरणों को यदि आप एक्स वाई के मान निकालेंगे, एक्स और वाई, तो अनंत हल होंगे। क्योंकि हल का मतलब यही होता है कि जो अज्ञात राशियां हैं, जैसे एक्स और वाई, इनके मान निकालने हैं। तो ये जो समीकरण निकाय है, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैं, क्या कह रहे हैं कि कितने हल हैं? इनफाइनाइट सॉल्यूशन हैं, अपरिमित हल हैं। तो के का मान चाहिए, के जो है यहाँ पर। तो आपको कुछ अतिरिक्त नॉलेज के साथ मैं आपको बताता हूँ कि यदि मेरे पास दो इक्वेशंस हैं, a1x + b1y + c1 = 0, दूसरी इक्वेशन है a2x + b2y + c2 = 0। यहाँ पर x का गुणांक a1 है, y का गुणांक b1 है, ये कांस्टेंट है c1। यहाँ पर x का कोफिशिएंट a2, y का कोफिशिएंट b2 और एक कांस्टेंट हो गया। ठीक है, यदि ऐसा है कि a1/a2, x का गुणांक और y का गुणांक बटे y का गुणांक, x के गुणांकों का अनुपात y के गुणांकों के अनुपात के बराबर नहीं है। यदि ऐसा होता है तो आप लिखते हैं, इसका हल होता है अद्वितीय, यूनिक सॉल्यूशन। अद्वितीय हल क्या होता है? यूनिक सॉल्यूशन, मतलब एक मान x का आएगा, एक मान y का आएगा। अद्वितीय मतलब एक से ज्यादा नहीं। दूसरी स्थिति आती है कि यदि ऐसा है कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। यदि ऐसा है समीकरण निकाय में जो इक्वेशंस आपको दी हुई हैं, तो इनके हल होते हैं अपरिमित हल, अपरिमित हल।
इनफाइनाइट सॉल्यूशन, अनंत हल होंगे, एक्स और वाई के अनंत मान आएंगे जो इन समीकरणों को संतुष्ट करेंगे। और तीसरी स्थिति होती है बच्चों कि a1 बाई a2 का मान b1 बाई b2 के बराबर तो है, परंतु वह c1 बाई c2 के बराबर नहीं है। a1 बाई a2 और b1 बाई b2 बराबर है, पर वो c1 बाई c2 के बराबर नहीं है। ऐसी स्थिति में कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं होता है। ठीक है, ऐसी स्थिति यदि है तो कोई हल नहीं होगा। यहां पर कंडीशन क्या है, यदि समीकरण निकाय इतने के अपरिमित हल है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, तो इसको मैं क्या कर सकता हूं, इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेकर के इज इक्वल टू 0 कर दूंगा, इज इक्वल टू 0। इसको भी लेफ्ट हैंड साइड में लेके माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, अपरिमित हल हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हैं। इसका मतलब 2/4 a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2, 3/k इज इक्वल टू c1 बाई c2 माइनस 5 बाई माइनस 10। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 2 से काट लीजिए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2 इज इक्वल टू 3/k इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो गया, ये भी 5 1 जा 5, ये भी 1/2 हो गया। इसको इसके बराबर ले लीजिए, 3/k इज इक्वल टू 1/2। इस k की मल्टीप्लाई 1 के साथ होगी, 2 की मल्टीप्लाई 3 के साथ होगी, k इज इक्वल टू 6। तो k की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 6 होनी चाहिए। k की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 6 होनी चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन सही है, 4th वाला। k का मान होगा कितना, ये 6 होगा बच्चों, k का मान 6 हो जाएगा। तो ये वाला आपका सही उत्तर है। तो कैसे आंसर लिखना था, यहां लिख लेता हूं मैं आंसर, आप देखिए यहां पर लिखता हूं, देखिए इसका आंसर कैसे लिखना था, आप लिखेंगे यहां पर आंसर, यहां लिख लेता हूं, चलिए विकल्प फोर्थ ये वाला, और क्या है उसमें 6 सही उत्तर है। बस इतना ही लिखना था। कैलकुलेशन जो भी करनी है वो रफ में करिए, कॉपी का बाएं पेज पे लेकर के वहां कैलकुलेशन की, यहां केवल इस रूप में आंसर लिखना है। ऐसे आंसर लिखने से करके बच्चे कर देते हैं 4th या 6th, पूरा लिख दीजिए। जो आपकी कॉपी चेक करेंगे एग्जामिनर साहब, उनके लिए भी कॉपी चेक करने में आसानी हो जाती है कि पूरा लिख दिया है। ठीक है, कुछ बच्चे 6 लिख देते हैं, कुछ ये लिख देते हैं, पूरा लिखना चाहिए। वैसे आपने ऐसा भी लिखा है 4th वाला, या आपने 6 भी लिखा तब भी ठीक है, पर ज्यादा करेक्ट ऐसा रहेगा। ठीक है, चलिए मैं और क्वेश्चन लिख लेता हूं, आइए उनको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का घ वाला देखते हैं। समांतर श्रेणी 4, 9, 14 का 10वां पद है। अब ये समांतर श्रेणी है कि नहीं है, 9 में से 4 गया 5, 14 में से 9 गया 5, तो समांतर श्रेणी कह भी रहे हैं। ठीक है, तो समांतर श्रेणी का ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। इसका पहला पद क्या है, 4। सार्वंतर क्या है, कॉमन डिफरेंस, इसमें से माइनस कर लेंगे। ठीक है, और क्या चाहिए, 10वां पद चाहिए। तो प्रथम पद देखो आप, प्रथम पद क्या है डियर स्टूडेंट, a इज इक्वल टू 4। ये सार्वंतर कॉमन डिफरेंस d बराबर, दूसरे में से पहला माइनस कर दिया, 9 - 4 बराबर 5, और निकालना है 10वां पद। तो n इज इक्वल टू 10,
10वां पद n इज इक्वल टू 10, ठीक है। वो आपको चाहिए, फॉर्मूला आप जानते हैं, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लगता है। समानता श्रेणी का nवां पद का सूत्र क्या है, ए प्लस एन माइनस 1 टू डी। तो ए 10, एन की जगह 10 है, 10वां, ए कितना है 4 प्लस एन क्या है 10 माइनस 1 इंटू डी क्या है, डी है 5। अब सॉल्व कर लेते हैं, कितना हो गया ये, यहाँ देखिए ए 10, 10वां पद देखिए 4 प्लस ये कितना हो गया 10 माइनस 1 9 इंटू 5, तो ए 10 इज इक्वल टू 4 प्लस 9 पंजे 45, तो ए 10 निकल गया 49। 10वां पद कितना हो गया 49 हो गया, और 49 में पहला वाला विकल्प हमारा सही है, ये वाला, ये है 49। तो चलिए अब मैं यहाँ पर आंसर लिख लेता हूँ डियर स्टूडेंट। ये सारा रफ कार्य आपको किसी कॉपी में बाय पेज में कहीं कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे केवल आंसर होगा विकल्प फर्स्ट। क्या है विकल्प फर्स्ट 49, विकल्प फर्स्ट है 49 सही उत्तर है, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट 49 सही होता है, ठीक है। अब इसको देखो, क्वेश्चन नंबर 1 का गॉन्ग, सारे 1 मार्क्स के क्वेश्चन है ये। बिंदु P -6,8 की मूल बिंदु से क्या दूरी होगी। अब चलो मैं इसको मिटा लेता हूँ, इसके लिए जगह बना लेता हूँ। क्या होगा, यहाँ देखिए इसको मिटा लेता हूँ डियर स्टूडेंट, यहाँ जगह बना लेता हूँ क्वेश्चन सॉल्व करने की। आप देखिए क्या आपसे कह रहे हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए बिंदु P -6,8 की मूल बिंदु से दूरी, माना मूल बिंदु के कोऑर्डिनेट, मूल बिंदु O है तो मूल बिंदु के कोऑर्डिनेट्स आप जानते हैं 0,0, और पॉइंट P है 1, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं -6,8। इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी चाहिए, मूल बिंदु से बिंदु P कितना दूर है, ठीक है। यदि मैं इसको कह दूं ये x1 y1 है, ये पॉइंट x2 y2 है, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी के सूत्र का फॉर्मूला आप जानते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो OP कितना हो जाएगा, OP हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ, चलो मैं फॉर्मूला में लिख लेता हूँ, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब कितना हो गया, दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1, x2 है -6 माइनस x1 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 है 8 माइनस y1 0 इसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो OP कितना हो गया, OP हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ कितना डियर स्टूडेंट, देखो -6 -0 -6 और -6 का स्क्वायर क्या +36, ठीक है। -6 का वर्ग कितना हो गया 36, और 8 का वर्ग कितना हो गया 8 -0 8 हुआ, तो 8 का वर्ग हो गया 64, ठीक है। तो OP बराबर स्क्वायर रूट ऑफ 100, ठीक है। और 100 का स्क्वायर रूट कितना +-10, तो दूरी है तो माइनस लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये आ जाएगा डियर स्टूडेंट 10। तो फोर्थ में देखिए आप, फोर्थ वाला ऑप्शन सही है, तो यहां लिख लेता हूं विकल्प कौन सा, फोर्थ, विकल्प फोर्थ में क्या उत्तर है 10 सही उत्तर है, ठीक है। मूल बिंदु से बिंदु P की दूरी कितना है 10, ये सही उत्तर है, ठीक है, इज द करेक्ट आंसर। अब चलिए इसके लिए मैं यहाँ जगह बना देता हूँ, आइए इसके लिए बनाता हूँ जगह। देखिए डियर स्टूडेंट 1 मार्क्स के क्वेश्चन
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 के 10 पार्ट्स आप देखो। ठीक है डियर स्टूडेंट, आप देखो। अब इसके लिए देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का इच ऑफ त्रिभुज एबीसी में कोई एक ट्रायंगल बना लेता हूं। यहां पर आप देखो ये ट्रायंगल है कोई ए बी सी। त्रिभुज एबीसी में डीई समांतर है बीसी के, बीसी के समांतर है डीई, बीसी के समांतर है डीई, बीसी के समांतर डीई, बीसी के समांतर डी इस प्रकार है कि एडी बाई डीबी, एडी बाई डीबी, ये डी जो है आधार के समांतर है। दिया क्या है कि एडी हमको दिया हुआ है कि एडी बाई डीबी इज इक्वल टू 3/5, 3/5 दिया हुआ है। और हमारे पास एसी दिया हुआ है, एसी है 5.6, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है 5.6 सेंटीमीटर, ये पूरा ये ठीक है। एसी 5.6 है तो ए चाहिए, ये वाली वैल्यू चाहिए, ये कितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो आप जानते हैं कि यदि ये इसके समांतर है तो क्या होता है एडी बाई डीबी इज इक्वल टू एई बाई ईसी। ठीक है डियर स्टूडेंट, एडी बाई डीबी इज इक्वल टू ए बाई ईसी। ये कितना है, ये तो दिया हुआ है एडी बाई डीबी, एडी बाई डीबी कितना है 3/5, ये हो जाएगा 3/5 इज इक्वल टू ए ई बाई ईसी। ठीक है, ये 3/5 हो गया, ए बाई ईसी यहाँ लिख दिया। इधर मैं इसको पलट दूं, डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर, हर का बना दो अंश और अंश का बना दो हर, तो मेरे पास EC बाई AE, EC बाई AE कितना हो जाएगा, ये पलट गया तो ये भी मैं इसको पलट देता हूं, हर को अंश बना दो अंश को हर बना दो, यहां भी किया यहां भी किया। अब मैं क्या करता हूं, मेरे पास एक पूरी लंबाई दी हुई है, इसके लिए मैं दोनों तरफ +1 ऐड कर लेता हूं। आप लेफ्ट हैंड साइड में भी 1 ऐड कर देंगे और राइट हैंड साइड में भी 1 ऐड कर देंगे। बाएं पक्ष में भी +1 कर दिया, दाएं पक्ष में भी +1 कर दिया, ये यहां चला जाएगा तो EC प्लस AE बाई AE, EC यहां चला गया, EC प्लस A बाई AE ये यहां चला जाएगा तो 5 + 3/3, EC प्लस AE, EC प्लस AE, इसको देखो आप EC प्लस AE, EC प्लस AE क्या पूरा AC, तो ये तो हो गया AC, AC बाई AE इज इक्वल टू कितना हुआ डियर स्टूडेंट, इज इक्वल टू 5 और 3 हो गया 8/3। ठीक है, और AC आपको दिया हुआ है, AC कितना है, AC 5.6 है, तो यहां मैं लिख लेता हूं 5.6 बाई AE इज इक्वल टू 8/3। इसका मल्टीप्लाई यहां करिए, इसका मल्टीप्लाई यहां करिए तो कितना हो जाएगा 8 × AE, इसके इससे मल्टीप्लाई बराबर इसके इससे 5.6 × 3, इसके इससे गुणा 8 × 8 बराबर 5.6 × 3। अब यदि आप A की वैल्यू निकालना चाहते हैं AE, तो ये 8 कहाँ चला जाएगा, डिनोमिनेटर में चला जाएगा, हर में चला जाएगा, × 3/8, 8 × 7 = 56 पर डेसिमल है तो हो जाएगा 0.7। ठीक है, तो AE कितना हो गया, AE बराबर आप देखो 7 और 3 का मल्टीप्लाई 21,
और डेसिमल लग जाएगा यहाँ पर, तो ए ई निकल गया हमारा 2.1। ये फोर्थ वाला आंसर सही है। देखो इसमें 2.1 कहाँ पर है, ये। तो चलिए मैं इसका आंसर यहाँ लिख लेता हूँ स्टेट। आप देखिए इस रूप में ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, ठीक है। या बोर्ड के जिन बच्चों ने पेपर दिया इस रूप में आपने इसको सॉल्व किया होगा, ठीक हो गया। तो यहाँ आंसर लिख देता हूँ, आप देखिए इसका आंसर हो जाएगा विकल्प, कौन सा विकल्प, फोर्थ, विकल्प फोर्थ, ये है 2.1 सही उत्तर है। ऑप्शन फोर 2.1 इज द करेक्ट आंसर। ये हो गया स्टूडेंट। चलिए और क्वेश्चन लिखते हैं, आइए उनको भी देखते हैं, उनको भी सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का 6, किसी वृत्त में निम्न में से कौन सी रेखाओं का युग्म समांतर नहीं हो सकता। समांतर रेखाएं, वृत्त के दो व्यास। अब देखो एक वृत्त है, कोई सर्किल है, सेंटर से होकर जाने वाली जीवा एक ही होगी, ये व्यास हो गए। पर आप इसमें बहुत व्यास खींच सकते हैं, अनंत। ये कभी भी आपस में समांतर नहीं होंगे, कोई न कोई कोण निकलेगा इनके बीच। तो सीधी सीधी बात होगी, किसी वृत्त में निम्न में से कौन से रेखाओं का युग्म समांतर नहीं हो सकता। वृत्त के दो व्यास, ये सही आंसर है। वृत्त की दो जीवाओं के बीच में दो जीवाएं समांतर हो सकते हैं। जैसे एक जीवा ये और एक जीवा ये है, ये समांतर हो सकते हैं। वृत्त के एक जीवा और एक स्पर्श रेखा, ये भी समांतर हो सकते हैं। वृत्त के दो स्पर्श रेखाएं भी समांतर हो सकते हैं। एक यहाँ से आ गई, एक यहाँ से आ गई, ठीक है। तो वृत्त के दो व्यास कभी भी आपस में समांतर नहीं हो सकते। तो इसका उत्तर क्या हो गया, विकल्प, सीधा लिख लेता हूं विकल्प फर्स्ट। विकल्प फर्स्ट में क्या है, वृत्त के दो व्यास, वृत्त के दो व्यास सही उत्तर है। वृत्त के दो व्यास कभी भी समांतर नहीं हो सकते, लंबवत हो सकते हैं, परपेंडिकुलर, एक यहाँ, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन सही है, पहला वाला विकल्प फर्स्ट, वृत्त के दो व्यास सही होता है। इसको देखिए, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका केंद्रीय कोण 60 अंश होगा। अब आप जानते हैं इसके लिए फॉर्मूले का यूज होगा, तो इसके लिए मैं यहाँ जगह बना लेता हूँ, यहाँ पर सॉल्व करता हूँ। देखिए यहाँ पर इसका सॉल्यूशन कर लेता हूँ। आप देखिए डियर स्टूडेंट, क्या कह रहे हैं, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, मैं सीधे फॉर्मूला लिख रहा हूं, θ/360 डिग्रीज इंटू पाई आर स्क्वायर होता है। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या r है और केंद्रीय कोण थीटा है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, सेक्टर का एरिया, ठीक है, θ/360 इंटू पाई स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर आपके पास थीटा क्या है, थीटा है 60, तो 60/360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 लिख लीजिए, इंटू आर स्क्वायर, मतलब आर इंटू आर त्रिज्या, क्या है 21, ठीक है, 7 त्रिज्या 21, 6 छक्के 36, ठीक है, ये हो गया। 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 2 11, ये हो जाएगा 11 गुणा 21, 11 दूनी 11, 11 दूनी 22, 23, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर
क्योंकि वर्ग है ना, एरिया पूछ रहा है ना, क्षेत्रफल पूछ रहा है, सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट होगी। तो यहाँ देखो कौन सा सही है, देखो 231 सेंटीमीटर स्क्वायर इज राइट ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ उत्तर लिख लेता हूँ विकल्प, कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, विकल्प थर्ड 231 सेंटीमीटर स्क्वायर सही उत्तर है। ठीक है, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर सही उत्तर है, ये वाला सही आंसर है। ठीक है, अब इसको देखो, इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब, एक निश्चित घटना की प्रायिकता होती है, एक निश्चित घटना की प्रायिकता होती है। ठीक है, इसका आंसर मैं यहाँ लिख लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब, यहाँ इसका आंसर लिखता हूं। आप देखिए, निश्चित घटना कौन हुई, निश्चित घटना हुई जैसे आपने सिक्का उछाला, हेड पड़ेगा या टेल पड़ेगा। तो ठीक है, आपने कहा कि सिक्का उछाल रहा हूं, या तो हेड पड़ेगा या टेल पड़ेगा, तो निश्चित घटना हो गई। भाई पढ़ना है, पढ़ना, या तो हेड गिरेगा टेल गिरेगा। या आपने लूडो फेंका, लूडो पासा, तो आप कह रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 में कोई ना कोई नंबर आएगा, आएगा ही, क्योंकि लूडो पे 1 2 3 4 5 6 अलग अलग फेसेस पे उसको ऐसा लिखा होता है। तो उसको आप रोल करेंगे तो कोई ना कोई नंबर आएगा 1 से लेकर 6 तक। तो आप कह रहे हैं कि पासा फेंकने पे 1 2 3 4 5 6 में से कोई एक आएगा। तो ये कैसी घटना है, निश्चित घटना। तो निश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा होती है 1। ठीक है, ये तो इसमें मैं लिख लेता हूं कि विकल्प सेकेंड, इसका उत्तर है 1 सही उत्तर है। निश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा कितनी होती है, 1 होती है। तो ये पूछ रहा है कि एक निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है, 1। और असंभव घटना कौन हुई, जो हो ही नहीं सकती। जैसे आपने लूडो को रोल किया, पासा फेंका, और आप कह रहे हैं कि 7 आने की प्रायिकता, जबकि पासे पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 इनमें से कोई एक आएगा। आप कह रहे हैं कि 7 आने की प्रायिकता, ये कैसी घटना है, असंभव घटना। तो असंभव घटना की प्रायिकता होती है 0। इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0 होती है। पर ये आपसे निश्चित घटना पूछ रहा है, जो होनी है, उसकी प्रायिकता होती है 1। तो इस रूप में इसका आंसर देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं मैं। आइए, क्वेश्चन नंबर 1 का यूं देखिए, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची जा सकने वाली स्पर्श रेखाओं की अधिकतम संख्या है। ये वृत्त है, मैंने माना एक बाह्य बिंदु ले लिया, इससे वृत्त पे एक स्पर्श रेखा ये और दूसरी स्पर्श रेखा ये बाह्य बिंदु से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। ये करेक्ट आंसर है। किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया 2। यहां लिख लेता हूं, ऊपर लिख लेता हूं, विकल्प सेकेंड 2 सही उत्तर है। विकल्प सेकेंड 2 सही उत्तर है। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पे 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं और उनकी लंबाइयां समान होती हैं। थोड़ा और आगे भी बढ़ के देखता हूं कि इस प्रकार से स्पर्श रेखाओं पर आधारित आपको 3 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एक तो जो पूछा हुआ है कि वृत्त पर किसी बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो 2। पर यदि बिंदु वृत्त पर ही है, अब प्रश्न चेंज हो गया कि वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। वृत्त पर है,
वृत्त मतलब उसकी परिधि पे है, तो केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। दूसरा प्रश्न क्या बन सकता है कि यदि बिंदु वृत्त पर है तो कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं वृत्त पे? केवल एक। और यदि बिंदु वृत्त के अंदर है, यदि बिंदु वृत्त के अंदर है तो वृत्त पर कोई भी स्पर्श रेखा यहां से नहीं खींची जा सकती। वो जो खींची जाएगी वो क्या हो जाएगी? वो स्पर्श रेखा नहीं होगी, छेदक रेखा हो। ठीक है, तो 3 प्रश्न हो गए। यदि बिंदु बाहर है, वृत्त के बाहर बिंदु है, इस पर 2 स्पर्श रेखा आएंगी। यदि वृत्त पर बिंदु है तो केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। और यदि बिंदु वृत्त के अंदर है तो वृत्त पर कोई भी स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती है। ठीक है, तो मैंने आपको अतिरिक्त जानकारी दे दी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 का देखिए। 2 का क, इस प्रश्न में क्या विकल्प आएंगे? मैं आपको क्वेश्चन दिखा लेता हूं, उससे आपको ठीक आइडिया आ जाएगा। डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को आप देखिए। अभिकथन और रीजन, एसर्शन एंड रीजन से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर 2 आप देखिए। यह है क्वेश्चन। क्वेश्चन आपके पास ये है, निर्देश नीचे दिए गए 2 खंडों में से 2 कथनों अभिकथन ए तथा कारण आ के रूप में चिन्हित किया गया है। निम्नलिखित विकल्पों फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तथा फोर्थ में से चुनकर इनका सही उत्तर दीजिए। एसर्शन और रीजन है। तो यदि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता तो पहला वाला विकल्प सही है। यदि ए और आर दोनों सही हैं पर आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, ठीक है, तो वे देंगे। ए सही है परंतु आर गलत है, तब थर्ड वाला विकल्प देंगे। ए और आर दोनों गलत है तब फोर्थ वाला देंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप देखिए, इसको समझते हैं, डिस्कस करते हैं और तब इन विकल्पों को लिख लेते हैं डियर स्टूडेंट। ठीक है ना? देखो, अभिकथन एसर्शन क्या है? किसी प्राकृत संख्या n के लिए 4 टू द पावर n 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। बात भी सही है। प्राकृत संख्या तो n = 1, तो ये 4 हो जाएगा, 0 नहीं आएगा। फिर आपने n = 2 ले लिया तो ये हो जाएगा 16, पर भी 0 पे समाप्त नहीं हो रहा है। n = 3 करेंगे तो ये 64 बढ़ता जाएगा, 0 नहीं आएगा इकाई के स्थान पे, एकदम करेक्ट। ठीक है, ये सही है। अभिकथन क्या है? सही है। कोई संख्या 0 पर समाप्त होगी यदि इसके अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 दोनों शामिल हैं। तो आपने ये चीज पढ़ी हुई है कि 0 पर कोई नंबर समाप्त होगा यदि हम इसके गुणनखंड करेंगे तो उसमें 2 और 5 दोनों आए, वहां 2 भी होगा 5 भी होगा, तब जाकर के वो 0 पर समाप्त होगी। ठीक है, ये क्या हो रहा है? इसमें गुणनखंड जैसे 4 ले लूं तो 4 का गुणनखंड 2 तो है पर 5 नहीं है। ठीक है, तो इसलिए 0 पर समाप्त नहीं हो रहा है। ये 0 पर क्यों समाप्त हो रहा है? क्योंकि इसके गुणनखंड में 2 और 5 दोनों हैं। तो 5 दूने 10, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लेस पे 0 आएगा ही आएगा। इसका मतलब ये भी सही है और ये भी सही है, और जो कारण है वो इसकी व्याख्या भी करता है। ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है, ए भी सही है, आर भी सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। तो इसमें बच्चों विकल्प फर्स्ट सही होगा। विकल्प फर्स्ट क्या है? ए तथा आर दोनों सही हैं। ए तथा आर दोनों
सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। आर ए की सही व्याख्या करता है। बिल्कुल ये वाला पहला वाला विकल्प सही है। विकल्प फर्स्ट ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। सही सही विकल्प है, सही उत्तर है। ठीक है, ये तो इसका विकल्प फर्स्ट सही उत्तर होना है। ए और आर दोनों सही तो आर ए की सही व्याख्या करता है। अब इसको देखो, स्पर्श रेखा छेदक रेखा की एक विशेष स्थिति है जब उसकी संगत जीवा के दोनों सिरे संपाती हो जाएं। ठीक है, ये कोई सर्किल है, ये कोई जीवा है। ये कब बन जाएगी स्पर्श रेखा? जब ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट दोनों एक ही जगह पे आ जाएं। ठीक है ना, प्रारंभ बिंदु और स्कांत बिंदु दोनों एक जगह पे कॉन्सिडेंट हो जाएं तो ये सही है। स्पर्श रेखा छेदक रेखा की एक विशेष स्थिति है जब उसकी संगत जीवा के दोनों सिरे संपाती हो जाए। बिल्कुल सही, करेक्ट। ठीक है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा है जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ये तो स्पर्श रेखा की परिभाषा है। ठीक है, किसी वृत्त को केवल एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करने वाली रेखा क्या होती है? क्या होती है? स्पर्श रेखा होती है। तो ये भी सही है और ये भी सही है, परंतु ये जो कारण है वो इसकी व्याख्या नहीं करता। यहां वो छेदक रेखा के बारे में कुछ नहीं कह रहा है। इसकी अपनी स्वतंत्र परिभाषा है। ये प्रतिच्छेद रेखा की ये स्पर्श रेखा की परिभाषा है और ये क्या है? छेदक रेखा स्पर्श रेखा कब बन जा रही है उसकी डेफिनेशन है। ठीक है ना, इसलिए इसकी व्याख्या यहां नहीं की गई है। यहां कहीं भी छेदक रेखा जैसे शब्द की को शामिल नहीं किया गया है। इसके बारे में ये कुछ नहीं कह रहा है। ये केवल किसके बारे में कह रहा है? टेंजेंट स्पर्श रेखा के बारे में कह रहा है। तो सही ये भी है, ये भी है, परंतु कारण आर अभिकथन ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तो इसमें सेकंड वाला विकल्प बच्चों सही होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा विकल्प सेकंड सही उत्तर है। विकल्प सेकंड क्या है? ए तथा आर दोनों सही हैं। ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, इसमें जो है विकल्प सेकंड ये सही उत्तर है। ये भी सही है, आर भी सही है, परंतु ये आर वाला ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो इस रूप में इसमें विकल्प सेकंड सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए मैं और क्वेश्चन लिखता हूं। आइए, इसमें मैंने 1 खौ लिख दिया, ये है 2 खौ। 2 खौ वाला स्टैंड ये आप करेक्ट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यदि द्विघात समीकरण 3x² - kx + 12k के शून्यांक बराबर हैं तो k का मान ज्ञात कीजिए। शून्यांक बराबर हैं, ठीक है। यदि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 हो और इसके शून्यांक बराबर हैं तो क्या होना चाहिए? b² -
4ac बराबर 0 होना चाहिए। शून्य मतलब x के दो मान आएंगे जो आपस में बराबर होंगे, ठीक है। तो b स्क्वायर माइनस 4ac क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। b क्या है, x का गुणांक है, a क्या है, x स्क्वायर का गुणांक है, c ये है। तो इसको देखो अब 3x स्क्वायर माइनस kx प्लस 12, इसमें a क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 3, b की जगह क्या हो जाएगा, x का गुणांक माइनस k, और c इज इक्वल टू कितना हो गया, 12 हो गया। क्या कह रहे हैं, शून्यांक बराबर हैं, शून्यांक बराबर हैं, इसका मतलब क्या होना चाहिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान शून्य होना चाहिए। बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। b क्या है, माइनस के का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है 3, c कितना है 12, बराबर कितना हो गया 0। तो माइनस के का स्क्वायर क्या होगा, के स्क्वायर बराबर 4 के 12, ये हो गया 144, 144, ठीक है। 4 3 12, 12 144, माइनस 1 जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और जब आप के का मान निकालेंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट, तब के का जब आप मान निकालेंगे तो इसका क्या निकाल देंगे, स्क्वायर रूट निकाल देंगे, ठीक है। इसका एक नाम क्या है, विभक्ति का, डिस्क्रिमिनेंट भी कहते हैं इसको। तो के की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 144। तो के बराबर कितना हुआ, 144 का स्क्वायर रूट हुआ 12, ये हो गया 12, ठीक है। 144 का वर्गमूल क्या हो गया, 12 हो गया। तो के का मान 12 होना, प्लस माइनस 12 होना चाहिए, ठीक है। अभी देखो 7 सेंटीमीटर त्रिज्या के अर्धगोले का आयतन ज्ञात कीजिए। गोले के आयतन का सूत्र क्या होता है, आप जानते हैं, गोले का आयतन क्या होता है, गोले के आयतन का सूत्र बराबर 4/3 पाई आर क्यूब, ये तो होता है। पर यहाँ क्या बोला, अर्धगोला, गोला आधा, इसका आधा हो जाएगा। अर्धगोले का आयतन कितना हो जाएगा, अर्धगोले का आयतन, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर, अर्धगोले का आयतन होता है बच्चों 4 का आधा 2, 2/3 पाई आर क्यूब होता है। तो यहाँ वैल्यू रख दीजिए, 2/3 पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू आर क्यूब, आर गुना आर गुना आर, आर मतलब रेडियस, त्रिज्या, तो 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 से कट गया 7, ठीक है। अब गुणा कर लीजिए, 44 गुना 49, 49 इंटू 8, ये हो गया 6, ये हो गया 2156/3, ये हो गया मल्टीप्लाई 2156/3, और क्या है सेंटीमीटर में, तो आयतन निकाला ना, तो सेंटीमीटर क्यूब, ये हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन, 1 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 ये 1 मार्क्स के हैं। चलिए और लिख देता हूं क्वेश्चन, आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यदि बिंदु H3 और 6, 5 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु 4, 4 है, तो H का मान ज्ञात कीजिए। दो बिंदु हैं, एक पॉइंट चलो यहां मान लेता हूं, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, ठीक है। इनको मैं ज्वाइन कर देता हूं, ये कोई रेखाखंड है, ये है H,3 और ये है 6,5 माना, ठीक है। और इनका मध्य बिंदु
ये दिया हुआ है 4,4, तो माने ये ए है, ये बी है, ये पी है। ठीक है, आप जानते हैं यदि मैं बिंदु इसके कोऑर्डिनेट्स x1, y1 मानूं और इसके कोऑर्डिनेट्स x2, y2 मानूं, बिंदु ए के निर्देशांक यदि मैं x1, y1 मानूं, बिंदु बी के निर्देशांक x2, y2 मानूं, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं डियर स्टूडेंट? मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाते हैं? आप जानते हैं x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2 होता है। ठीक है ना? मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र ये है x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2। इसका मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे? यहाँ पर मध्य बिंदु हमारे पास P है, P के निर्देशांक क्या हो जाएंगे? देखो x1 y1 x2 y2, तो x1 की जगह h प्लस x2 की जगह क्या 6/2, y1 प्लस y2, y1 है 3 प्लस y2 है 5/2। ठीक है, अब आप देखो ये मध्य बिंदु के निर्देशांक आ गए, कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट। परंतु यहां पर आपको दिया हुआ है कि मध्य बिंदु के निर्देशांक 4,4 है। यहां से तो 4 आ रहा है, 3 प्लस 5 8/2 कितना हो गया 4। पर यहां पर ये वैल्यू कितनी है? ये भी 4 है, ये भी 4 है, तो 4 ही है। यहां पर 4 रख दीजिए डियर स्टूडेंट, तो मेरे पास क्या आ रहा है h प्लस 6/2 इज इक्वल टू 4, क्योंकि मध्य बिंदु का पहला निर्देशांक 4 है, इसकी वैल्यू 4 कर दी, तो उसे यहां मल्टीप्लाई कर लीजिए। h प्लस 6 बराबर 8, यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो h बराबर 8 माइनस 6, तो h की वैल्यू कितनी होगी 2, h इज इक्वल टू 2। आपको चाहिए h का मान ज्ञात कीजिए, यह है h का मान। ठीक है, इस रूप में ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में करना था। अब इसको देखो, क्वेश्चन नंबर 6, निम्न आकृति में ए बी 8 सेंटीमीटर है, यहां से लेकर यहां तक 8 सेंटीमीटर है। पीई देखो, पीई यहां से लेकर यहां तक 3 सेंटीमीटर है, तो ए ज्ञात कीजिए, ए ज्ञात करना है। अब ध्यान दीजिए, ये वृत्त है, सर्किल है, कोई बाह्य बिंदु है, इस पर 2 स्पर्श रेखाएं हैं। कौन कौन स्पर्श रेखाएं हैं? ए बी और ए सी। ठीक है, तो आप क्या लिख देंगे कि ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी, और ए बी जब 8 है तो ये भी 8 हो जाएगा, ए सी भी। ये दिया हुआ 8 है तो ये 8 हो जाएगा। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं और वो स्पर्श रेखाएं बराबर लंबाई की होती हैं, तो ए सी बी क्या हो गया 8 हो गया। आप जानते हैं, ये मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दे दिया कि बाह्य बिंदु से वृत्त पे जो 2 स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं उनकी लंबाइयां बराबर होती है, ए बी बराबर ए सी। अब जब हमारे पास ए सी इज इक्वल टू 8 आ गया, तो जो ए सी है इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ए ई प्लस ई सी। ए सी को क्या लिख दिया, ए ई प्लस ई सी इज इक्वल टू 8। अब ध्यान दीजिए, हमको एक चीज और दी हुई है कि पीई 3 सेंटीमीटर है। ध्यान दीजिए, अब देखो यहां से इस वृत्त पर बिंदु ई से 2 स्पर्श रेखाएं हैं, ईपी और ईसी, ये भी तो स्पर्श रेखाएं हैं। बाह्य बिंदु ई से इस सर्किल पर एक स्पर्श रेखा ईपी और एक क्या है ईसी है, तो ये भी आपस में बराबर हो जाएंगे। ईसी इज इक्वल टू पीसी, सॉरी ईसी इज इक्वल टू पीई।
और P कितना है 3, तो ECB कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये ECB 3 हो जाएगा। अब यहाँ EC की वैल्यू रख लीजिए, तो AE प्लस 3 इज इक्वल टू A प्लस 3 वहाँ ले लीजिए, तो AE हो जाएगा 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5, तो AE आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। AE की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 5 सेंटीमीटर आ जाएगी डियर स्टूडेंट। ठीक है, तो इस रूप में क्वेश्चन करना है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। एक द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका एक शून्यांक 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 है और शून्यांकों का योग क्या है 4। तो द्विघात समीकरण है तो कितने शून्यांक होंगे 2। द्विघात समीकरण है तो कितने शून्यांक होंगे 2 होंगे, तो और शून्यांकों का योग है 4। ठीक है, द्विघात समीकरण, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट। द्विघात समीकरण का एक शून्यांक, द्विघात समीकरण का एक शून्यांक है 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5। ठीक, और द्विघात समीकरण और शून्यांकों का योग दिया हुआ है, शून्यांकों का योग कितना दिया हुआ है 4। शून्यांकों का योग कितना दिया हुआ है 4। एक शून्यांकी है तो दूसरा आप सीधे निकाल सकते हैं, स्क्वायर रूट में, तो स्क्वायर रूट में है ना ये, तो यहाँ इसका साइन बदल लीजिए, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 दूसरा हो जाएगा। दूसरा शून्यांक 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 होता है क्योंकि कंजुगेट रूट में होते हैं। ये 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 है, तो दूसरा हो जाएगा 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5। यहाँ से भी निकाल देते हैं, शून्यांकों का योग 4 है, तो दूसरा शून्यांक कैसे निकलेगा, दूसरा शून्यांक निकल जाएगा डियर स्टूडेंट। कैसे निकलेगा आप देखो, एक ये है शून्यांक और दोनों का योग ये है, इसमें से माइनस करूंगा, दोनों शून्यांकों का योग ये है, एक शून्यांक ये है, दूसरा कैसे निकलेगा, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, 4 माइनस 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5, तो कितना हो जाएगा 4 माइनस 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5, 4 में से 2 गया 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो एक शून्यांक तो दिया हुआ है, दूसरा निकल गया ये। अब बनाने द्विघात समीकरण, तो देखो द्विघात समीकरण कैसे बनेगी, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण बनेगी बच्चों इस रूप में, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल इज इक्वल टू 0। ये है द्विघात समीकरण, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यांकों का योग गुणा गया एक्स प्लस शून्यांकों का गुणनफल बराबर 0। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस शून्यांकों का योग, इन दोनों को प्लस कर लीजिए, 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5, बाहर से गुणा एक्स की है, प्लस शून्यांकों का गुणनफल 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 बराबर 0। अभी कितना हो जाएगा, प्लस और माइनस आपस में कट गई, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2 4x। अब इसको देखो डियर स्टूडेंट, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र लगा दिया बराबर 0। अब कितना हो जाएगा इसको देखिए आप, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस
2 का स्क्वायर और 4 और वर्गमूल 5 का स्क्वायर 5, ठीक है, -5 इज इक्वल टू 0। तो यहां लिख देता हूं x स्क्वायर -4x, 4 - 5 हो जाएगा -1 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर -4x -1 इज इक्वल टू 0। डियर स्टूडेंट, ये हो गया द्विघात समीकरण, ये द्विघात समीकरण, ठीक है। तो इस रूप में इन क्वेश्चंस को करना है, ठीक है। आगे और क्वेश्चंस करते हैं।